तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ज़रूर पूरे क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों फर्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 162 किसके संरक्षण के लिए है? आरोपी, गवाह, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट। इसका उत्तर है ए, आरोपी। दूसरा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 162 के तहत संरक्षण है, सिविल कार्यवाही में उपलब्ध है, संविधान के अनुच्छेद 32 और या 226 के तहत कार्यवाही के लिए उपलब्ध है, बलात्कार के मामलों में उपलब्ध नहीं है, केवल जांच के तहत अपराध के संबंध में आपराधिक जांच या परीक्षण में उपलब्ध है। इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत इकबालिया बयान केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही बनाया जा सकता है, केवल मजिस्ट्रेट को ही स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति प्राप्त है, पुलिस अधिकारी को दिया गया वैध है, अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में रहते हुए किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया मामला वैध है। इसका उत्तर है बी, केवल मजिस्ट्रेट को ही स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति प्राप्त है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के तहत केवल पुलिस या जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए व्यक्ति का बयान ही दर्ज किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के पास आने वाले व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से बयान दर्ज किया जा सकता है, दिए गए बयान का स्वैच्छिक होना आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी बयान दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं। इसका उत्तर है ए, केवल पुलिस या जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए व्यक्ति का बयान ही दर्ज किया जा सकता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों के लिए सही नहीं है? मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह उस स्थान पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति को बाहर रखे। मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह आरोपी का कबूलनामा दर्ज करने से पहले उसे चेतावनी दे। कबूलनामा दर्ज होते ही आरोपी को वापस पुलिस हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए। इकबालिया बयान पर आरोपी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। इसका उत्तर है सी, कबूलनामा दर्ज होते ही आरोपी को वापस पुलिस हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए। छठा नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा इकबालिया बयान स्वीकार्य है? मजिस्ट्रेट ने स्वीकारोक्ति दर्ज करते समय अभियुक्त को विशेष रूप से यह नहीं बताया कि वह एक मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट ने आरोपी का कबूलनामा दर्ज किया लेकिन उस पर आरोपी से हस्ताक्षर नहीं करवाए। जांच अधिकारी आरोपी को जेल से मजिस्ट्रेट के पास ले गया जब कबूलनामा किया जा रहा था। मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त इकबालिया बयान दर्ज किया लेकिन यह प्रमाणित करना भूल गया कि कबूलनामा स्वेच्छा से लिया गया था। इसका उत्तर है डी, मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त का इकबालिया बयान दर्ज किया लेकिन यह प्रमाणित करना भूल गया कि कबूलनामा स्वेच्छा से लिया गया था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किसी अभियुक्त को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 60 दिन के अंदर जांच पूरी नहीं होने पर जमानत पर रिहा करना होगा, पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजना संभव है, न्याय हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती, अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर आरोपी को रिहा करना होगा। इसका उत्तर है बी, पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजना संभव है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रिहाई का प्रावधान
इस अर्थ में अनिवार्य है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना होगा। मजिस्ट्रेट के पास जांच के लिए आरोपी आतंकवादियों की सेना की हिरासत में भेजने की शक्ति है। इस धारा के अंतर्गत आदेश एक न्यायिक आदेश है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर आगे की हिरासत वास्तव में अवैध नहीं होती है। इसका उत्तर है बी। मजिस्ट्रेट के पास जांच के लिए आरोपी आतंकवादियों को सेना की हिरासत में भेजने की शक्ति है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, धारा 31 CRPC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह उस सज़ा की मात्रा से संबंधित है जिसे पारित करने का न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, जहां अभियुक्त को एक मुकदमे में 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। बी, यह प्रक्रियात्मक कानून का नियम है। सी, या तो ए या बी। डी, दोनों ए और बी। इसका उत्तर है डी, दोनों ए और बी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत किए गए आरोप पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी बच्चे से बलात्कार के अपराध के मामले में FIR के 3 महीने के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद पुलिस द्वारा मामले में आगे कोई जांच नहीं की जा सकती है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जमानत पर रिहा होने का अधिकार खो जाता है। फरार आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। इसका उत्तर है बी, आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद पुलिस द्वारा मामले में आगे कोई जांच नहीं की जा सकती है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत संज्ञान लेना शब्द का अर्थ है। एक, परीक्षण शुरू करना, आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करना, मामले का न्यायिक संज्ञान लेते हुए, आपराधिक मुकदमे की आवश्यकता है या नहीं यह तय करने के लिए एक प्रशासनिक कार्यवाही। इसका उत्तर है सी, मामले का न्यायिक संज्ञान लेते हुए। 12वां नंबर क्वेश्चन है, किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग के न्यायिक प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत साक्ष्यों विश्लेषण करना न्यायालय के लिए खुला नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष रूप से मजिस्ट्रेट और मामले के प्रभारी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किया जाना चाहिए। इसका उत्तर है बी, प्रस्तुत साक्ष्यों विश्लेषण द्वारा न्यायालय के लिए खुला नहीं है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत संज्ञान लिया जा सकता है। अपराध, आरोपी, साक्षी, अपराधियों। इसका उत्तर है ए, अपराध। 14वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के प्रावधान लागू होंगे? एक मजिस्ट्रेट ने जिला न्यायालय को पत्र लिखा कि एक वकील उपद्रवी, एक बड़ा जुआरी, एक शरारती तत्व है। खंड विकास अधिकारी ने IPC की धारा 409 और 34 के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने 10,000 की अवैध रिश्वत की मांग की थी। भुगतान करने से इनकार करने पर एक न्यायाधीश पर एक मुकदमे सुनवाई के दौरान एक गवाह के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया गया। इसका उत्तर है डी, एक न्यायाधीश पर एक मुकदमे सुनवाई के दौरान एक गवाह के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया गया। 15वां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 के तहत निम्नलिखित में से किस आवश्यकता का पालन करना आवश्यक नहीं है? शिकायतकर्ता की जांच होनी चाहिए। शिकायतकर्ता की जांच शपथ के तहत होनी चाहिए। अभियुक्त की सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता की जांच को लिखित रूप से काम किया जाना चाहिए। इसका उत्तर है सी, अभियुक्त की सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। 16वां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 202 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट जांच स्वयं करे, पुलिस अधिकारी से जांच करने के लिए कहे, किसी ऐसे व्यक्ति से जांच करने के लिए कहे जो पुलिस अधिकारी नहीं है, न्यायिक विवेक का प्रयोग करे। इसका उत्तर है डी,
न्याय विवेक का प्रयोग करें। 17वां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 203 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट किसी शिकायत को खारिज कर सकता है, भले ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई हो, भले ही आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हो, भले ही सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पूछताछ ना की गई हो, भले शिकायतकर्ता की जांच ना की गई हो। इसका उत्तर है सी, भले ही सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पूछताछ ना की गई हो। 18वां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत दोषी होने की दलील के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोषी नहीं की दलील सीआरपीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वकील अभियुक्त की ओर से दोषी होने की दलील दे सकता है। आरोपी द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति उसके लिए बाध्यकारी है। पूंजीगत आरोप के लिए दोषी होने की दलील अस्वीकार है। इसका उत्तर है ए, दोषी नहीं की दलील सीआरपीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 239 एवं 240 के अंतर्गत यदि आरोपी को आरोप मुक्त किया जाता है तो कारण बताया जाना चाहिए। अगर उसके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं तो कारण बताना होगा। यदि आवश्यक हो तो सुनवाई में साक्ष्यों की सुनवाई भी शामिल है। डी है, ए और सी। इसका उत्तर है बी, अगर उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं तो कारण बताना होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 243 के तहत कोई मजिस्ट्रेट आरोपी के गवाह के रूप में पूछताछ के लिए शिकायतकर्ता को समन जारी नहीं कर सकता। अदालत अभियुक्त को गवाह द्वारा किए गए खर्चे को जमा करने के लिए नहीं कह सकती है। आरोपी के कहने पर शिकायतकर्ता को दोबारा बुलाया जा सकता है। उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है ए, कोई मजिस्ट्रेट आरोपी के गवाह के रूप में पूछताछ के लिए शिकायतकर्ता को समन जारी नहीं कर सकता। 21 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत आमतौर पर किसी व्यक्ति को तब तक बरी नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन साक्ष्य नहीं ले लिया गया हो और मजिस्ट्रेट दर्ज किए जाने वाले कारणों पर विचार न कर ले कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। निम्नलिखित में से किस अनुभाग में इस नियम का अपवाद है? 239, 245, 248, 203। इसका उत्तर है बी, 245। 22 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 246 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मजिस्ट्रेट जिरह की अनुमति देने या ना देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। आरोप लगाए जाने से पहले आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह नहीं कर सकता है। यदि अभियुक्त अपना दोष स्वीकार कर तो मजिस्ट्रेट उसकी याचिका दर्ज करने के लिए बाध्य है। यदि अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट उसे दोषी ठहराने के लिए बाध्य नहीं है। इसका उत्तर है बी, आरोप लगाए जाने से पहले आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह नहीं कर सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 248 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को आरोप मुक्त करने की शक्ति नहीं है। यह धारा तब लागू होगी जब कुछ साक्ष्य दिए गए हों और ऐसे साक्ष्य संतोषजनक ना हों। यदि अभियोजन पक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो यह धारा लागू नहीं होती है। मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को सजा सुनाने की शक्ति नहीं है। इसका उत्तर है बी, यह धारा तब लागू होगी जब कुछ साक्ष्य दिए गए हों और ऐसे साक्ष्य संतोषजनक ना हों। 24 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 249 के तहत अभियुक्त को आरोप मुक्त करना सीआरपीसी की धारा 300 के प्रयोजन के लिए बरी माना जाता है। मामले के गुण दोष पर आधारित है। दूसरी शिकायत दर्ज करने पर रोक के रूप में कार्य करता है। शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर है डी, शिकायतकर्ता की मृत्यु
हो जाने की स्थिति में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 250 के तहत मुआवजे का आदेश किया जा सकता है ऐसे मामले में जहां अपराध सम्मन योग्य है, जहां आरोप मुक्त या बरी नहीं किया गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा केवल वही जहां आरोपित अपराध उसके द्वारा विचारणीय है, कार्यालय में उत्तराधिकारी द्वारा। इसका उत्तर है सी, मजिस्ट्रेट द्वारा केवल वहीं जहां आरोपित अपराध उसके द्वारा विचारणीय है। 26 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत एक आदेश उसी अपराध के लिए आरोपी के मुकदमे पर संहिता की धारा 300 के तहत रोक के रूप में कार्य करता है। धारा 256, धारा 203, धारा 227, धारा 239। इसका उत्तर है ए, धारा 256। 27 नंबर क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट अपने विवेक से शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने और आरोपी को बरी करने की अनुमति दे सकता है। वारंट मामला, सम्मन मामला, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। इसका उत्तर है बी, सम्मन मामला में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया कि न्याय की वास्तविक एवं संभावित विफलता के अभाव में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 275 का अनुपालन न करने से उत्पन्न दोष सीआरपीसी की धारा 464 और 465 के तहत इलाज योग्य है। नैन सिंह बनाम नैन सिंह, रामदयाल बनाम दिल्ली नगर निगम, अब्दुल रहमान बनाम सम्राट, रणजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है सी, अब्दुल रहमान बनाम सम्राट। 29 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 के लागू होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त पर पहले ही मुकदमा चला होगा। पिछले मुकदमे में अभियुक्त को दोष मुक्त करने के लिए पिछली कार्यवाही को अपराध के लिए होना, दूसरा मुकदमा उसी अपराध के लिए होना। इसका उत्तर है बी, पिछले मुकदमे से अभियुक्त को दोष मुक्त करने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक वकील जिस पर आरोप है एक आपराधिक अपराध का अपना बचाव स्वयं करने का हकदार है। किसी आपराधिक अपराध का अपना बचाव स्वयं करने का हकदार नहीं है। किसी आपराधिक अपराध के लिए अन्य आरोपियों के साथ वह अपने सह अभियुक्तों के वकील के रूप में मुकदमे में उपस्थित होने का हकदार नहीं है। ए और सी। इसका उत्तर है डी, ए और सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीआरपीसी धारा 92 के तहत डाक या टेलीग्राम प्राधिकरण को दस्तावेज वस्तु वितरित करने का आदेश देने में सक्षम नहीं है? जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट। 32 नंबर क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 93(1) का सी में प्रयुक्त निरीक्षण शब्द का तात्पर्य है चीज़ें या दस्तावेज, इलाका और स्थान, दोनों ए और बी, या तो ए या बी। इसका उत्तर है बी, इलाका और स्थान। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। चोरी की संपत्ति को जमा करने और बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। नकली सिक्के, नकली नोट और सामग्री को जमा करना, बिक्री और उत्पाद के लिए उपयोग किया जाता है। नकली सिक्कों और नकली सिक्कों को जमा करना, बिक्री और उत्पाद के लिए उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 95 के तहत कुछ प्रकाशनों को जब्त किया जा सकता है और उसके लिए सर्च इंजन जारी किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रस्ताव है, किसी भी समाज पत्र को, किसी भी समाचार पत्र को जब्त नहीं किया जा सकता है और इसके लिए तलाशी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भाषण अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। इसमें चौथी संपत्ति शामिल होगी। किसी भी किताब को जब्त किया जा सकता है और उसके लिए स्टार्टअप जारी किया जा सकता है। किसी भी दस्तावेज को जब्त किया जा सकता है और उसके लिए स्टार्टअप को जारी किया जा सकता है। बी और सी सही। इसका उत्तर है डी, बी और सी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है,
सीआरपीसी की धारा 87 रिव्यू जारी करने का अधिकार है। सम्मन के बदले, सम्मन के अलावा, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, दोनों ए और बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 95 के तहत जब्ती की घोषणा को निम्न द्वारा रद्द किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी करता है, मुख्य ऐतिहासिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय। इसका उत्तर है डी, उच्च न्यायालय। 37 नंबर क्वेश्चन है, जब्ती की घोषणा को रद्द करने के लिए एक आवेदन के लिए सीमा की अवधि प्रदान की गई है। सीआरपीसी की धारा 95 के तहत घोषणा की प्रकाशन की तारीख से 1 महीने, सीआरपीसी की धारा 96 के तहत प्रकाशन की तारीख से 2 महीने, सीआरपीसी की धारा 97 के तहत प्रकाशन की तारीख से 3 महीने, सीआरपीसी की धारा 98 के तहत प्रकाशन की तारीख 6 महीने। इसका उत्तर है बी, सीआरपीसी धारा 96 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 2 महीने। 38 नंबर क्वेश्चन है, जांच के दौरान बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। कोई भी पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी, दोनों ए और बी, या तो ए और बी। इसका उत्तर है बी, जांच अधिकारी। 39 नंबर क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 103 के तहत बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जो किसी भी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट जारी करने में सक्षम है, उस मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जो किसी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट जारी करने में सक्षम नहीं है। दोनों ए और बी, ना तो ए और ना ही बी। इसका उत्तर है ए, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जो किसी भी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट जारी करने में सक्षम। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट में उस स्थान पर या उसके आसपास मौजूद किसी व्यक्ति की तलाशी शामिल है, में उस स्थान पर या उसके आसपास किसी व्यक्ति की तलाशी शामिल नहीं है। इसमें उस स्थान पर या उसके आसपास किसी व्यक्ति की तलाशी तभी शामिल है जब ऐसे व्यक्ति पर अपने शरीर के बारे में कोई वस्तु छिपाने का संदेह हो जिसके लिए तलाशी की जा रही हो। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, इसमें उस स्थान पर या उसके आसपास किसी व्यक्ति की तलाशी तभी शामिल है जब ऐसे व्यक्ति पर अपने शरीर के बारे में कोई वस्तु छिपाने का संदेह हो जिसके लिए तलाशी जारी रही हो। 41 नंबर क्वेश्चन है, जिस इलाके में जगह की तलाश की जानी है वहाँ के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासी का शामिल होना इसके तहत अनिवार्य है। सीआरपीसी धारा 100 का 1, सीआरपीसी धारा 100 का 2, सीआरपीसी धारा 100 का 3, सीआरपीसी धारा 100 का 4। इसका उत्तर है डी, सीआरपीसी धारा 100 का 4। 42 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ एक मजिस्ट्रेट जिसे कानून द्वारा चोरी की संपत्ति होने के संदेह वाले स्थान के लिए तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है, गलती से तलाशी वारंट जारी कर देता है, तलाशी कार्रवाई शून्य होगी और रद्द की जा सकती है। तलाशी कार्रवाई शून्य नहीं होगी और रद्द किए जाने पर योग्य नहीं होगी। तलाशी की कार्रवाई केवल तभी रद्द की जाएगी जब तलाशी से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जाएगी, या तो ए या सी। इसका उत्तर है डी, या तो ए या तो सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, सीआरपीसी धारा 93 के क्लॉज 3 में प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य मजिस्ट्रेट डाक और तार प्राधिकरण की हिरासत में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी का वारंट जारी करेगा। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं है ऐसा वारंट जारी करता है, तलाशी कार्रवाई शून्य होगी। यदि चुनौती दी गई तो पीड़ित व्यक्ति के कहने पर तलाशी कार्रवाई रद्द कर दी जाएगी, वैध रहेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, तलाशी कार्रवाई शून्य होगी। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैर संज्ञेय मामले में जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच करने का आदेश देता है तो यह संज्ञेय अपराध मामले के बराबर होगा और पुलिस के पास जांच के संबंध में सभी शक्तियाँ होंगी। बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर परिस्थितियों के आधार पर दोनों सही हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 39 और 40 कुछ अपराधों के घटित होने के संबंध में जानकारी देना अनिवार्य बनाती हैं। ऐसी जानकारी इन्हें दी जा सकती है। एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अधिकारी, या तो मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को, मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी दोनों एक साथ। इसका उत्तर है सी,
या तो मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब पुलिस किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में मामला दर्ज करती है तो मामले का पंजीकरण निम्न अनुसार होता है। सीआरपीसी की धारा 154, सीआरपीसी की धारा 155, सीआरपीसी की धारा 156 क्लॉज 3, सीआरपीसी की धारा 190। इसका उत्तर है ए, सीआरपीसी की धारा 154। 47 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर एफआईआर की एक प्रति पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञान लेने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास निम्नलिखित के अनुपालन में दायर की जाती है। सीआरपीसी की धारा 156, सीआरपीसी की धारा 157, सीआरपीसी की धारा 158, सीआरपीसी की धारा 159। इसका उत्तर है बी, सीआरपीसी की धारा 157। 48 नंबर क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में देरी हमेशा अभियोजन मामले को पूरी तरह से खारिज कर देगा। एफआईआर पर संदेह करने के लिए वैध आधार प्रदान करने वाली परिस्थिति कभी नहीं होगी। रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एफआईआर पर संदेह करने के लिए वैध आधार प्रदान करने परिस्थिति हो भी सकती है और नहीं भी, या तो बी या सी। इसका उत्तर है सी, रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एफआईआर पर संदेह करने के लिए वैध आधार प्रदान करने वाली परिस्थिति हो भी सकती है और नहीं भी। 49 नंबर क्वेश्चन है, जहां एफआईआर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में देरी होती है, जांच जारी रहनी चाहिए। मजिस्ट्रेट एफआईआर भेजने में देरी के कारण जांच रोकने का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट एफआईआर भेजने में देरी के बावजूद जांच रोकने का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट आमतौर पर जांच रोकने का आदेश दे सकता है। इसका उत्तर है ए, जांच जारी रहनी चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी मामले में जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति की उपस्थिति की मांग करने की शक्ति है। सीआरपीसी की धारा 158, सीआरपीसी की धारा 159, सीआरपीसी की धारा 160, सीआरपीसी की धारा 161। इसका उत्तर है सी, सीआरपीसी की धारा 160। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए तो हैं। ये 50 क्वेश्चन थे, 50 और आएंगे, 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, वो सेकेंड पार्ट में होंगे, तो उसको भी मिस मत करिएगा, उसको भी देखिए। इस वीडियो का दोबारा रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़िए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और आपके प्यार भरे कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।